हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान के हालात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है और हर कोई जो है वो मुल्क से निकलने की सोच रहा है। और आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जो है वो तकरीबन रिकॉर्ड पाकिस्तान से जो है लोगों ने माइग्रेशन की है, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो या चाहे वर्क वीज़ा हो या जॉब हो, जो कि तकरीबन 8.5 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस के ऊपर। ज्यादा चांसेस है कि परमानेंट ही होगा, जो पे हालात ऐसे कह रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं जिसके थ्रू आप न्यूजीलैंड आ सकते हैं। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि लोग डिस्परेट हैं, बहुत सारे एजेंट्स के पास भी जाते हैं, उसमें कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं, कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उसमें यकीनन जो है वो बहुत आसानी से जो है वो कंफ्यूज हो जा सकता है। तो इसकी वजह से जो है वो मैंने सोचा कि बहुत ही एक सीधे सादे तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आपको ऑप्शंस बताऊं और फिर बाकी फर्दर जो है वो आप उस पर रिसर्च करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक जो है वो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जो है वो आखिर तक आप देखिएगा ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिस नहीं करे। तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और समझ लें कि इजी ऑप्शन है वो स्टडी का ऑप्शन है। सेकंड जो है वो वर्क वीजे का और जॉब का है। और उसके बाद जो है वो कुछ लोग विजिट के ऊपर भी यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं और उस पे जो है वो जॉब तलाश करने की ट्राई करते हैं। तो मैं इसमें साथ साथ चीजें ये भी बताता चलूंगा कि इसमें क्या क्या हर्डल्स आपको आ सकते हैं और ये जो ऑप्शन है वो कितना प्रैक्टिकल है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑप्शन से। अच्छा, स्टडी के लिए जो है वो न्यूजीलैंड में इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन है, जो कि आपकी प्लम्बर हो गया, गैस फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया। और दूसरा जो है वो जिसमें आपकी हायर स्टडीज होंगी, इसमें बैचलर है, मास्टर्स है, पीएचडी है। तो स्किल बेस की तो मैंने डिटेल में रिसेंटली वीडियो बनाई हुई है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से डिटेल उसमें ले सकते हैं। उसमें भी ऑप्शंस हैं और उसमें मैं आपको बताऊं कि सैलरी बहुत ज्यादा होती है न्यूजीलैंड के अंदर। ये बिल्कुल उलट है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो जितने भी स्किल बेस्ड लोग होते हैं उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो उनके रेट्स, आवरली रेट बहुत ज्यादा होते हैं। और जब आप वीडियो देखेंगे और आपको पता चलेगा कि उनके आवरली रेट ये है, तो यकीनन आप इस ऑप्शन को परसू करेंगे। अच्छा, सेकंड ऑप्शन जो स्टडी के अंदर है जिसमें मास्टर है या पीएचडी है। बैचलर लोग बहुत ज्यादा इसको ऑप्शन नहीं करते, इसलिए कि बैचलर का जो स्टडी है, फी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए कि फर्स्ट ईयर फी जो है वो तकरीबन 25,000 से लेके $30,000 है। ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ। तो 3 साल को आप लगा लें, यहाँ पे 3 साल का बैचलर होता है, अगर ऑनर्स है तो 4 इयर्स का, तो मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 कर ले तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाती है। और पाकिस्तान के हिसाब से जैसे आजकल जो रुपए का वो वैल्यू चल रही है, तो उस हिसाब से तो वो करोड़ों में बात चली जाती है। तो ज्यादातर लोग जो है वो मास्टर्स या पीएचडी को परस्यू करते हैं। और मास्टर जो है वो यहाँ पे लेवल 9 है, कुछ यूनिवर्सिटीज में 1 ईयर का होता है, कुछ में 18 मंथ्स का होता है। और मास्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको आइल्स चाहिए होगा 6 या 6.5 एकेडमिक। और आपको फंड्स जो है वो दिखाने होंगे फर्स्ट ईयर के, जो है उसमें एजुकेशन फी है और आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो आपने कवर करने। फंड्स की भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, इसलिए कि उसमें बहुत कॉमन क्वेश्चंस लोगों के आते हैं कि कितना फंड होना चाहिए, कौन कौन से फंड जो है एक्सेप्टेबल हैं, और पूरे हमें समझ ले कि कोर्स ड्यूरेशन को जो है वो फंड शो करना है, कितना सबमिट करना है। पीएचडी जो है वो काफी हॉट आजकल है, इसलिए कि न्यूजीलैंड की पीएचडी खास बात यह है कि यहाँ पे जो फी ली जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट से, वो डोमेस्टिक स्टूडेंट के बराबर ही होती है। और उसमें स्कॉलरशिप की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि जो फी है तकरीबन 8 से 10 हजार न्यूजीलैंड डॉलर है,
पीएचडी की, तो वो आप पहला साल तो कवर कर ही सकते हैं और फंड्स वगैरह कुछ दिखा सकते हैं लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। बाकी जो है वो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, 40 आवर्स वीक वर्क कर सकते हैं। तो उसमें आप इतने तो एक्सपेंस अपने सारे कवर कर लेते हैं, बल्कि सम टाइम आप थोड़े बचा भी लेते हैं। और पीएचडी की बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं और उसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, इसलिए कि मैं अगर रिपीट करूंगा तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सीधा सीधा मैं बता देता हूँ कि उसके अंदर आपको 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा और पीएचडी के अंदर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं और आपकी जो स्पाउस है वो उनको ओपन वर्क वीज़ा मिलेगा यहाँ पे, और आपके बच्चे जो हैं वो स्टेट जो स्कूल्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो अगर स्टडी के हवाले से आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है तो या तो आप मेरी वीडियो देख लें जो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, या इसके अलावा जो है वो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मैं 1-to-1 जो है वो सेशन भी प्रोवाइड करता हूँ अगर आपको अपनी कस्टमाइज गाइडेंस चाहिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं जिसमें है वर्क वीजा या जॉब। जॉब की कंडीशन ऑनेस्टली जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर इस वक्त अच्छी नहीं है, लेकिन जो है आई थिंक 6 to 8 मंथ्स के अंदर जो है वो बेटर होना शुरू हो जाएगी। और उसका रीजन मैंने मल्टीपल वीडियोस में बताया कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का ट्रांजिशन हुआ है, पहले लेबर की गवर्नमेंट थी, अभी नेशनल की है। तो जनरली नेशनल की गवर्नमेंट के अंदर जो है वो इकोनॉमी बेहतर होती है, बिजनेसेस जो है वो ग्रो करते हैं, तो यकीनन जो है वो जॉब्स उसके अंदर ओपन होती हैं। वैसे मंथ्स के हवाले से भी अभी चूंकि अगस्त तो आ गया है, तो अभी नवंबर दिसंबर, उसके बाद दिसंबर में हॉलीडेज हो जाती हैं, तो ये कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है जॉब हंटिंग का। नवंबर अक्टूबर तक कर सकते हैं, लेकिन ये कि उसके बाद फिर जो है गैप आ जाता है और मार्केट फिर दोबारा स्टार्ट होती है फरवरी के अंदर। तो अगर जो है वो आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पे जॉब के लिए, तो अक्टूबर तक अप्लाई करें, उसके बाद जो है जॉब मार्केट जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। और दूसरा लास्ट जो है, जो विजिट वीजे पे बहुत सारे लोग जो है वो आने की कोशिश करते हैं और उसमें क्वेश्चन उनका यही होता है कि विजिट पे जो है वो क्या चांसेस हैं, जॉब हो जाएगी और विजिट वीजा मेरा वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि देखें, लीगली जो है वो आप एलिजिबल नहीं होते विजिट वीजे पे काम करने के। और दूसरा है कि जो कैंडिडेट्स जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इंटरटेन नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि उनको शॉर्टेज, अगर उस एरिया में शॉर्टेज है तो वो आपको कंसीडर कर सकते हैं, बट इसमें आपको अपना जो है वो रिस्क असेसमेंट करके आना पड़ेगा। अब जैसे कि सपोज अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो फिर तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां पे एक पाकिस्तान या इंडिया के अंदर एक प्रॉपर जॉब कर रहे हैं, तो यकीन आपको वहां से जो है इतनी लॉन्ग हॉलीडेज तो नहीं मिल पाएंगी, मैक्सिमम 1 या 1.5 महीने की मिल पाएगी। तो 1-1.5 महीना जो है वो जॉब हंटिंग के लिए काफी नहीं है। ऑन एन एवरेज जो है वो 3 से 4 महीने आपको जॉब हंटिंग के लिए लग जाएंगे। दूसरा है कि अगर आप विजिट वीजे पे आना ही चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास जो है वो फंडिंग इतनी होनी चाहिए, 3 से 4 महीने आप यहाँ पे आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो कवर हो सकें। इसके अलावा आप एम्प्लॉयर के साथ जो है वो कनेक्शन में रहें और आप उनको बताएं कि मैं न्यूजीलैंड आ रहा हूँ और मेरा ये डेट्स है अवेलेबिलिटी की, तो उसमें आपके साथ इंटरव्यू सेटअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, और ये माइंड में आप रख के आएंगे मेंटली कि भाई इतना टाइम आपको लग सकता है, और अगर आप इस रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो फॉर श्योर आप बिल्कुल विजिट वीजे पे आ सकते हैं। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो कैश पे होती हैं, लेकिन मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगा, इसलिए उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है, और 1-2 महीने कैश पे जॉब करने से आप को कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए कि इवेंचुअली आपको, जब तक आप लीगलाइज नहीं होंगे तो आपका वर्क वीजा या आप समझ लें कि आप रेजिडेंसी की तरफ नहीं जा पाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियोस में मैं जिसमें डिटेल वीडियो बना रहा हूँ अबाउट रेजिडेंसी इन न्यूजीलैंड और परमानेंट रेजिडेंसी, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, काफी लोगों को नहीं पता है, पाथवे टू सिटीजनशिप, और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया कैसे मूव हुआ जा सकता है, वो भी एक तरीका है। तो वो जो है वो मिस नहीं करिएगा। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, मे बी उनको फायदा हो जाए इस कंटेंट से। तो चलें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।